पिछले वीडियो में हमने भारत में ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत शिक्षा के विकास से संबंधित पहला वीडियो अपलोड किया है। आज हम उससे आगे के शिक्षा के विकास किस प्रकार हुई उनका हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 1813 से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं बनी, उनका उद्देश्य क्या था, इससे संबंधित अध्ययन किया। 1813 के बाद किस प्रकार के प्रयास हुए वो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमने विभिन्न चार्टर एक्ट का जब अध्ययन किया उस समय भी अध्ययन किया कि 1813 के चार्टर एक्ट में कई अलग अलग प्रावधान हुए। उनमें से दो मुख्य प्रावधान यह भी थे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष भारत की शिक्षा के विकास, शिक्षा साहित्य और आधुनिक साहित्यों के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। उसी में एक प्रावधान था कि भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने की वैधानिकता प्रदान की जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये प्रावधान किया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रसार, साहित्य के पुनरुद्धार और विकास के लिए तथा विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए किया जाएगा, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यह शिक्षा किस माध्यम में दी जाएगी, शिक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, शिक्षा किस वर्ग को दी जाएगी, शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन सी होंगी, विज्ञान का पुनरुद्धार कैसे होगा। तो 1813 की चार्टर एक्ट से ही यह समस्या बन गई कि ये सब चीज़ों का उत्तर कैसे दिया जाए। तो एक डिबेट रहा, इसको हम थोड़ी बाद में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लेते हैं 1813 में 17 में कौन सी संस्थाएं बनी। 1817 में 3 व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट। इन तीनों ने अपने संयुक्त प्रयासों से बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कालांतर में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज डलहौजी के समय रखा गया। इसको भारत में वेस्टर्न एजुकेशन बेस्ड प्रथम हायर इंस्टीट्यूट माना जाता है। पाश्चात्य शिक्षा का भारत में प्रथम उच्च शिक्षा संस्थान मानी जाती है। हायर एजुकेशन की ये भारत में प्रथम संस्था कही जा सकती है जो पाश्चात्य सिद्धांतों पे बनी थी, जो 3 व्यक्तियों के प्रयासों से बनारस में 1817 में खोली गई, जिसको कालांतर में फिर डलहौजी के समय कॉलेज का भी दर्जा दिया गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज इसको कहा गया। अब डेविड हेयर ने शिक्षा में एक नई पद्धति लाई। डेविड हेयर का झुकाव कुछ पाश्चात्य की तरफ था और वो वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहता था। तो अभी तक की जो शिक्षण पद्धति थी उसमें संस्कृत और अरबी का प्रचलन था। इसकी बजाय उसने बांग्ला और अंग्रेजी को पढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार हेयर ने सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की संकल्पना पेश की। इसलिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का भारत में जनक डेविड हेयर को माना जाता है। 1834 बंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई। ये हमने जो संस्थाएं बनी उनका हमने अध्ययन किया। 1835 तक कौन सी बनी। अब प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ओरिएंटल वेस्टर्न डिस्प्यूट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने पहले बताया कि 1813 की चार्टर एक्ट में प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा, साहित्य और विद्वानों की सहायता के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया। लेकिन ये खर्च किस प्रकार हो, कैसी शिक्षा दी जाए, किस वर्ग को दिया जाए, यह तय नहीं किया। 1823 तक आते आते यह बड़ा विवाद का विषय बना कि ये रुपए किस प्रकार खर्च होंगे, किसको हम देंगे, कौन सा वर्ग इसका लाभार्थी होगा। तो इसका निर्धारण करने के लिए फिर एक समिति बनाई गई, लोक शिक्षा की सामान्य समिति। लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 10 सदस्य हुआ करते थे और भारत में शिक्षा नीति बनाने का दायित्व भी इसी संस्था को फिर दिया गया। अतः प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कैसे खर्च हों, इस बात के लिए 1823 में लोक शिक्षा की सामान्य समिति बनाई और 10 मेंबर उसमें तय हुए।
अब ये रुपए कैसे खर्च हों, किन को दिया जाए, इन मुद्दों को लेकर यह समिति दो भागों में बट गई। कुछ लोग ऐसे थे, वे ये चाहते थे कि भारतीय चीज़ें प्रोत्साहित होनी चाहिए। कुछ ये चाहते थे कि अंग्रेजी जो साहित्य है, भाषाएं हैं, वो प्रोत्साहित होनी चाहिए। तो प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृति और दर्शन के समर्थक लोगों को प्राच्यवादी कहा गया, जबकि अंग्रेजी के समर्थक लोगों को आंग्लवादी कहा गया या पाश्चात्यवादी कहा गया, ओरिएंटल और वेस्टर्न। तो ये दो गुट बन जाते हैं और इन दो गुटों के बीच लगातार विवाद चलता रहता है। और विवाद मुख्य रूप से दो चीज़ों को लेकर हो रहा था। पहला विवाद था शिक्षा का माध्यम क्या हो, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, फ्रेंच हो, क्या पढ़ाई जानी चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए। द्वितीय, शिक्षा की विषय वस्तु क्या हो, कंटेंट ऑफ एजुकेशन, क्या पढ़ाया जाए, उसमें दर्शन पढ़ाया जाए, साहित्य पढ़ाया जाए, साइंस पढ़ाई जाए, फिलॉसफी पढ़ाई जाए, थियोलॉजी पढ़ाई जाए। तो क्या पढ़ाया जाए और किस भाषा में पढ़ाया जाए, ये दो चीज़ों को विवाद था। तो यदि आपसे पूछा जाए प्राच्य आंग्लवाद विवाद क्या था, तो ये मुख्य रूप से दो विषयों को लेकर विवाद था, शिक्षा के माध्यम और शिक्षा की विषय वस्तु। अब प्राच्य विद्या समर्थक क्या चाहते थे, इन दो पॉइंट्स का उत्तर दिया जाएगा। शिक्षा का माध्यम क्या हो और शिक्षा की विषय वस्तु क्या हो। प्राच्यवाद के समर्थक विल्सन थे, प्रिंसिप थे, विलियम कैरी था, कोलब्रुक थे और इन सब का नेतृत्व, प्राच्यवादियों का नेतृत्व एच.टी. प्रिंसिप के हाथ में था। प्राच्य विद्या समर्थकों ने वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो की शिक्षा नीति का समर्थन किया और हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि वॉरेन हेस्टिंग ये चाहता था यदि कंपनी का शासन भारत में चिरस्थायी करना है, स्थायी करना है, तो भारतीय संस्कृति समाज को समझना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, तब ही हम स्थिर रह सकते हैं। और यही सोच एच.टी. प्रिंसिप, उनके सहयोगी विल्सन, कैरी, कोलब्रुक, इनकी भी थी। तो इसलिए ये चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम, इन्होंने दोनों प्रश्नों का जवाब दिया कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हों, अरबी, फारसी कोई भी ले सकते हैं, संस्कृत, और शिक्षा की विषय वस्तु में भारतीय कला, साहित्य, दर्शन और धर्म हो। ये प्राच्यवादियों की मांग थी और ये अपनी इस मांग को लेकर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के परंपरागत साहित्य के पुनरुत्थान को महत्व दिया जाना चाहिए। इस दल के लोग विज्ञान के महत्व को तो स्वीकार करते थे, लेकिन वे ये चाहते थे कि विज्ञान की यदि शिक्षा दी जानी है तो भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य समर्थक दल, इसमें मुनरो थे, मैकाले थे, एल्फिंस्टन थे, चार्ल्स ग्रांट थे, ये लोग इसका समर्थन कर रहे थे और इन्होंने भी दो प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की और उनकी मांग क्या थी। ये पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले के पास था। यह दल शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को किए जाने का पक्ष में था। इनका मानना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और विषय वस्तु अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान और तकनीक होनी चाहिए। तो ये वेस्टर्न समर्थक लोग कह रहे थे। 1833 तक लगातार विवाद चलता रहा, निर्णय नहीं हुआ। 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, उसमें शिक्षा के लिए व्यय 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए खर्च करना तय हुआ। ऐसा उस ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट में उल्लेख हुआ। उसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका भी झुकाव आंग्लवाद की तरफ था और लॉर्ड मैकाले पर उनका बड़ा विश्वास था। इसलिए उन्होंने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया 1833 में और मैकाले को ये दायित्व दिया गया कि इन दोनों प्रश्नों का निर्धारण आपकी माध्यम से होना है। इसलिए मैकाले को ये दायित्व दिया गया। अंत में दोनों दलों ने निर्णय के लिए अपना विवाद गवर्नर जनरल के समक्ष रखा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का परिषद होने के नाते 1831 में लॉर्ड मैकाले ने
अपना मिनट्स लिखा और परिषद के सम्मुख रखा, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। तो फिर कालांतर में 1833 में पुनः कमेटी मैकाले की अध्यक्षता में बनाई गई और मैकाले ने विचार विमर्श किया और उसके बाद में अपना जो विवेक था, अपनी जो सुझाव था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामने पेश किया, जिसको मैकाले मिनट्स या मैकाले कार्यवर्त कहते हैं। और ये 2 फरवरी 1835 को उन्होंने गवर्नर जनरल के समक्ष पेश किया और सितंबर 1835 को उसको स्वीकार कर लिया गया। इसी के साथ मैकाले मिनट्स भारत में लागू हुआ। मैकाले मिनट्स में क्या था, वो बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसका प्रभाव आज तक भारत की एजुकेशन सिस्टम पर देखा जा सकता है। और प्राय एजुकेशन सिस्टम की कमियों को बताने के लिए अभी भी ऐसा आरोप लगता है कि ये मैकाले की शिक्षा भारत में अभी भी प्रचलित हैं। वास्तव में क्या उद्देश्य थे मैकाले मिनट्स के, वो हम अध्ययन करेंगे। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में स्वीकार कर लिया मैकाले मिनट्स को। उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसमें कहा कि सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा के माध्यम से करना चाहिए। दोनों चीज़ों का उत्तर दे दिया कि कंपनी को यूरोप का साहित्य पढ़ाना है और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाना है। तो मीडियम अंग्रेजी और कंटेंट यूरोपीय साहित्य, दोनों चीज़ों का उन्होंने समर्थन किया। साथ ही ये कहा कि भविष्य में धन का व्यय भी इसी पर किया जाना है, किस पर, यूरोप के साहित्य का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षित करने पर। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि लॉर्ड मैकाले भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों की खान कहते थे। यही नहीं, लॉर्ड मैकाले ने यह भी कहा कि भारत में या पूर्व में जितनी भी पुस्तकालयों में जो ज्ञान है, उससे ज़्यादा यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी में है। तो वो कहना चाह रहे थे कि भारतीय जो लिटरेचर है, भारत के जो शास्त्र हैं, उनमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। यही नहीं, इंडियन कल्चर तो अंधविश्वासों की खान है। तो मैकाले मिनट्स के माध्यम से 3 चीज़ें तय हुई। यूरोपीय साहित्य को पढ़ाया जाना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करवाया जाना चाहिए और आगे जितना भी शिक्षा का धन है वह इसी सिद्धांत पर खर्च करना चाहिए। कौन से सिद्धांत पे, उसको हम आगे अध्ययन करेंगे, जिसको अधोनिषंदन सिद्धांत कहा जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाएगा। अधोनिषंदन सिद्धांत के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो मैकाले मिनट्स में 3 चीज़ महत्वपूर्ण हैं। यूरोपीय साहित्य पढ़ाया जाना चाहिए, यूरोपीय साहित्य अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए और शिक्षा अधोमुखी निषंदन सिद्धांत के माध्यम से दी जानी चाहिए। और मैकाले मिनट्स के लागू होते ही 1835 से राजकीय भाषा फारसी से अंग्रेजी हो गई, प्रशासनिक भाषा भी फारसी से अंग्रेजी हो गई। ये मैकाले मिनट्स लागू हुआ। अब है शिक्षा का अधोमुखी निषंदन सिद्धांत, डाउन स्ट्रीम रिटेंशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ये क्या थी? ये मूल रूप से लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा प्रतिपादित की गई। जैसा मैंने बताया कि 1813 के चार्टर एक्ट में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। 1833 के एक्ट में 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष तय हुआ। लेकिन भारत जैसे एक विशाल बहुसंस्कृति और विविधता वाले देश में, जिसकी अत्यधिक जनसंख्या थी, उसमें 10 लाख की सहायता से सभी को शिक्षा उपलब्ध करवाना ऊँट के मुँह में जीरा डालने के समान था। इसलिए इन 10 लाख रुपए से किनको शिक्षित किया जाए, यह सिद्धांत भी लॉर्ड मैकाले ने अपने मैकाले मिनट्स में दिया। और उसने कहा कि अधोनिषंदन सिद्धांत, अधोनिषंदन में अपने चालनी का उदाहरण ले सकते हैं, जिसे अपन चाय या दूध वगैरह कुछ पानी छानते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक ऊपरी वर्ग को दी जानी चाहिए और उस ऊपरी वर्ग के शिक्षित होने पर उसके संपर्क में निचला वर्ग भी सीखेगा, निचले वर्ग से फिर और कम विकसित वर्ग सीखेगा, तो आपस में ऐसे सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपरी वर्ग को दिया जाना चाहिए, जैसा इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि शिक्षा पर प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान कम था,
इसलिए सभी लोगों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। इसलिए सर्वप्रथम शिक्षा किसको दी जाए, अतः तय हुआ कि समाज के केवल उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा छन छन कर निचले वर्गों तक भी चली जाएगी। यही है अधोनिषंदन सिद्धांत, छन छन कर आ जाएगी नीचे तक। इस सिद्धांत का क्रियान्वयन जब पूछा जाए, अधोमुखी निषंदन सिद्धांत किसके द्वारा है, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया था। मैकाले ने इस सिद्धांत की स्वीकृति दी, जैसा मैकाले मिनट्स में मैंने बताया। तो ये हमने 1813 के बाद में देखा कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, किस प्रकार आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ, मैकाले मिनट्स क्या था और अधोनिषंदन सिद्धांत क्या था। आगे फिर संस्थाएं बनी अलग अलग गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो बेंटिंक के समय मेडिकल कॉलेज कोलकाता बना। 1851 में पूना संस्कृत कॉलेज और पूना अंग्रेजी स्कूल थी, उनको मिलाया और पूना कॉलेज बनाया। इसी प्रकार 1847 में एक संस्था बनी, बहुत महत्वपूर्ण है। तत्कालीन संदर्भ में संयुक्त प्रांत कहते थे, वर्तमान उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे। वहाँ के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेम्स टॉमसन या थॉमसन ने रुड़की में 1847 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की और ये भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। और थॉमसन की एक अलग शैली भी थी जिसको थॉमसन शैली भी कहते थे। थॉमसन ये मानता था कि ग्राम आधारित शिक्षा मिलनी चाहिए, छोटी छोटी संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए जिनमें देसी भाषाओं में शिक्षा पढ़ाना चाहिए। तो देसी भाषाओं की शिक्षा की वकालत थॉमसन ने की, इसलिए उनकी एक शैली को थॉमसन शैली भी कहते हैं। इस प्रकार भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 ईस्वी में बनी, जिसको वर्तमान में IIT रुड़की कहते हैं। रुड़की IIT इन्हीं की देन है। ये हमने देखा कौन कौन से प्रयास हुए हैं। तो ये ज़्यादातर एक संस्थाओं के रूप में हुए, अभी भी एक नीति के रूप में ब्रिटिश सरकार का कोई भी प्रयास नहीं आया। इसलिए अब धीरे धीरे दबाव था कि भारत में शिक्षा के विकास के ऊपर एक नीति आनी चाहिए। तो भारत में शिक्षा के विकास के लिए फिर 1853 के चार्टर एक्ट में बात हुई कि शिक्षा की दशा कैसे सुधरे, इस बात के लिए एक समिति बनाई जाएगी और ऐसी समिति फिर 1854 में बनेगी, जिसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।